मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। आपको पता है, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा की तिथियों की घोषणा कमीशन ने कर दी है और एलटी की जो वैकेंसीज प्रस्तावित थी वो भी डिक्लेयर हो गई हैं। तो कुल मिला के अब आपके पास इस वर्ष में कई परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा आपको। और बेहतर है हम लोग एक बार पुनः फिर से रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस क्लास में लौटते हैं। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में आपका स्वागत है और बिना किसी भूमिका के हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी, नर्तकी यो वो कहां से नर्तकी की बात हो रही है, वो डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि वो मोहनजोदड़ो के HR एरिया से मिलती है। सारी बातें क्लियर हैं। ये कह रहा है कि किस तकनीक में कास्ट की गई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे प्रश्न है। और चूंकि एलटी की वैकेंसीज आपने ध्यान दिया होगा 2018 के बाद अब आई हैं, कई वर्षों के बाद आई हैं। पेपर आपने 2018 का देखा होगा, काफी स्टैंडर्ड प्रश्न था और नो डाउट इस बार भी पेपर काफी स्टैंडर्ड रहने वाला है। फिलहाल पेपर के स्टैंडर्ड और उसके पैटर्न और उसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। आज पहले इस क्लास को आप देखिए। तो वो जो तकनीक कास्ट की गई है वो क्या कह रहे हैं, फाइबर ग्लास कटिंग है, सीमेंट कास्टिंग है, या फिर पेपर पल्प कटिंग है, या फिर ढोकरा कास्टिंग है। और यहां पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और ये मतलब मान के चलिए आप कि लगभग 30% प्रश्न पूरी तरह से नए होंगे आपकी परीक्षा में। और जब एकदम नए होंगे तो उसमें सिलेक्शन का जो दायरा है वो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। फिलहाल इसमें मुझे उम्मीद है आप सही जवाब दे रहे होंगे। और गलती मत करिएगा, सीमेंट कास्टिंग को मत चुनिएगा। और यहां पर ये है ढोकरा कास्टिंग। अब आप कहेंगे सर ये ढोकरा कास्टिंग क्या है, ये ढोकरा कास्टिंग एग्जैक्टली है क्या। तो थोड़ा सा आप रिमार्क में देख सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये कह रहा है कि कांस्य नर्तकी की प्रतिमा में ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीक अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में मोम को निकालकर निर्माण करने की विधि लॉस्ट वैक्स अपनाई जाती है। जैसा कि आप इसको जानते हैं, द्रवी मोम विधि भी आपने सुना होगा, याद आया होगा आपको। लॉस्ट वैक्स तकनीक भी आपने सुना होगा। तो दूसरे शब्दों में ढोकरा तकनीक भी आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल सामवेद से संबंधित प्रश्न है ये। और ये क्या बात आ रही है इसमें कि कौन सा कथन एक सामवेद के संदर्भ में सही नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न हम लोग गलत कर जाते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख भी पहली बार यही मिलता है, तो ये कथन सही है हमारा। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता जो पुरोहित है वो उद्गाता कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऋग्वेद के क्या कहलाते हैं, होत्र कहलाते हैं, है ना। बढ़िया से। यजुर्वेद के क्या कहलाते हैं, अध्वर्यु कहलाते हैं। अथर्ववेद के क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कहलाते हैं। सामवेद के उद्गाता कहलाते हैं, तो ये कथन भी सही है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास को माना जाता है और वर्तमान में सामवेद की कौथम शाखा ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब इन दोनों में से कोई एक कथन गलत है और मुझे लगता है अब आप कर पाएंगे, ये वाला कथन गलत है और ये वाला कथन सही है। तो सामवेद की कौथुम शाखा, कौथुमनीय शाखा, तो सामवेद की वैसे तो 1000 से ज्यादा शाखाएं बताई गई हैं, ये तो आपको पता है। कौथुमनीय, जैमिनीय और राणायनी जो 3 मुख्य शाखाएं हैं उसमें कौथुम शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब मामला यह है कि ये बताइए कि वेदव्यास अगर इसके प्रथम दृष्टा नहीं है तो फिर इनके प्रथम दृष्टा सामवेद के हैं कौन। तो ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा और बेहतरीन है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेदव्यास के शिष्य जैमिनीय हैं और भारतीय संगीत का मूल माना गया। इसमें 7 स्वरों का उल्लेख भी है। और सामवेद के 2 प्रमुख भाग हैं, 2 पार्ट हैं, आर्चिक एवं गान। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। एक ही प्रश्न में हम लोग कई सारे प्रश्नों को डिस्कस कर ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि किस शासक के काल में, कोई शासक है जिसके काल में 3 महाउपदेशक, 3 महान उपदेशक, बुद्ध, महावीर स्वामी और मक्खली गोशाल, तीनों ने देहांतर गमन किया। वो कौन है, बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उदयन है या फिर नागदशक है। और मुझे लग रहा है कि अब आप कर पाएंगे और इनका नाम है अजात शत्रु। याद आया होगा, अजात शत्रु, जिनके शासनकाल में 3 जो महान उपदेशक थे उन्होंने देहांतर गमन किया।
फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है और गलत ना हो यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा वो कह रहे हैं कि बुली और कलाम और मल्ल और पिप्पली वन के मौर्य। तो ये मैंने बता दिया कि पिप्पली वन के मौर्य है, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, पिप्पली वन के साथ 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अलकप्प के बुली, तो अलकप्प यहाँ पे 4 है, केस पुत्र के कालाम तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और पावा या कुशीनगर के मल्ल तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 3 2 1 तदनुसार आप विकल्प देख लीजिएगा 4 3 2 1 कहां पर मिल रहा है। तो 4 3 2 1 बी वाले विकल्प में मिल रहा है, आप देख लीजिए और सही हो जाएगा। और ये देखिएगा बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अच्छे ही हैं। और मैं चाहूंगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए आपने बहुत लंबे समय से हमारे साथ क्लास की है, जुड़े रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हुए हैं एनसीईआरटी की, आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है। लेकिन अगर आपको अब साथ में एलटी का अगर पेपर देना है तो ये ध्यान रखिएगा कि एलटी के लिए थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस को आप देखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक विशेष लेक्चर, हम केवल एलटी पर फोकस करेंगे कि किन संदर्भों में एलटी का प्रश्न पत्र पीजीटी और टीजीटी से डिफरेंट हो सकता है। तो फिलहाल ये देखिएगा बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। अम्बट्ठ सुत्त है, भद्रशाल जातक है, महावंश है या फिर ब्रह्मजाल सुत्त है। और मुझे उम्मीद है गलत ना करें तो ज्यादा बेहतर है, और आप सबने बेहतरीन पढ़ा है। एलटी के लिहाज से ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात यह है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एलटी के जो पेपर होंगे उसमें आपकी एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। और आपको शायद जानना चाहिए कि नया वाला एनसीईआरटी का जो एडिशन है, जो अभी जुलाई में आया है, वो बाजार में आ गया है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पुरानी एनसीईआरटी को लेकर चल रहे थे हम लोग, वो जितने भी एडिशन अब तक प्रकाशित हुए हैं, और उसमें ये नया वाला एडिशन भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ब्रह्मजाल सुत्त है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिमार्क देख लीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र दीर्घ निकाय का एक हिस्सा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से डिटेल हमने दे दी है के अनुसार यहाँ पर 62 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग के अनुसार 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आपको रिमार्क में मिल रहे हैं। और इसी तरह एक प्रश्न और आया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है या फिर किस जैन ग्रंथ में मिलता है। तो आपको जवाब प्रश्न सुनते ही याद आ गया होगा। तो फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर लिखी गई पुस्तक या पुस्तकों को चिन्हित करना है, और वो कौन सी पुस्तक है। तो सोमदेव सूरी की नीति वाक्यामृत है, या कामंदक की नीतिसार है, या फिर नीति वाक्यामृत और नीतिसार दोनों है, या फिर मनुस्मृति, नारद स्मृति, मुद्रा राक्षस और नीतिसार, ये सारी किताबें हैं। तो अब मुझे लग रहा है अगर कहीं पर जल्दबाजी करें और गलती कर बैठे तो आप इसको चुनेंगे, और इसको बिल्कुल मत चुनिएगा। और ये नीति वाक्यामृत है और नीतिसार दोनों है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मुद्रा राक्षस में भी तो हमें कुछ जानकारी मिलती है मौर्य काल की। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में आधार बना के उसको लिखा नहीं गया है। तो ये लिखा हुआ है, देखिए रिमार्क यहाँ पर, आपके संदेह को हम लोगों ने डिक्लेयर बढ़िया से कर दिया है। और वो ये लिखा हुआ है कि विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस, जो संस्कृत का एक नाटक है, कौटिल्य पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर, ठीक है। और इसमें कौटिल्य का नकारात्मक चित्रण मिलता है। फिलहाल रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो 4, 8, 6, 10। और ये बड़ा सरल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमेशा पूछा गया है, और कई बार पूछा गया है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो फिलहाल अब यहाँ पर देखिए 6 करों में वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कौन से वो 6 कर हैं। बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि और प्रणय। और विष्टि आपको पता है वो बेगार। और ये भी ध्यान देना होगा कि बेगार का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, ये बात आपको पता है। गद्य और पद्य में लिखा गया है, मतलब चंपू शैली में लिखा गया है। मिश्रित है तो चंपू शैली है।
कितने पंक्तियों का लेख है, तो 20 पंक्तियों का लेख है। देखिए आप कितनी सारी जानकारियां आपको मिल रही हैं। जैसे ये पूछा गया है कि वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कितनी पंक्तियों का लेख है, 33 पंक्तियों का लेख है ना। तो फिर ये देखिएगा जूनागढ़ का नाम गिरिनगर दिया हुआ है और इसमें उनकी वंशावली भी मिलती है रुद्रदामन की, और फिर उनके पिता का नाम जयदमन और दादा का नाम चेष्टन दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप बेहतर देख पा रहे होंगे। बलबन के संदर्भ में कौन सा कथन सा से सही है, ध्यान दीजिएगा, सा से सही मतलब बलबन के बारे में बात हो रही है और यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, गलत वाली बात नहीं, सही वाली बात हो रही है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। उसने तुर्की अमीरों के बजाय, ध्यान दीजिएगा, तुर्की अमीरों के बजाय सत्ता के शीर्ष और प्राधिकार के पदों पर भारतीय मुस्लिमों को सम्मिलित करना आरंभ किया। भारतीय मुसलमानों को शामिल करने की परंपरा बलबन ने आरंभ की। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं गलत है। क्यों? क्योंकि बलबन ये कहता है वो तुर्की अमीरों को, और तुर्की अमीरों में भी वो देखता है जो उच्च वंश और कुल के हैं। ऐसा कहा गया कि किसने अपने अमीरों की, अपने अधिकारियों की वंशावली चेक करवाई। वो कहता है कि निम्न कुल के व्यक्तियों को देखकर मेरी आंखों में खून उतर जाता है। तो भारतीय मुस्लिमों को शामिल करने की परंपरा फिलहाल तो बलबन ने शुरुआत नहीं की, तो गलत है। फिर वो कह रहे हैं कि अमीर उसके बराबर नहीं है, तो सजदा और पैबोस, बिल्कुल ठीक बात है, सजदा और पैबोस की शुरुआत की और उसने नवरोज की परंपरा भी शुरू की। वो फारसी ईरानी त्योहार है, नववर्ष का त्योहार है, बढ़िया है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें केवल एक सही है ना। तो यहां पर ये दिया गया विकल्प ए सही है, केवल एक सही है। और ऐसे प्रश्नों में ये एलटी के लिहाज से जो प्रश्न आएंगे थोड़े टेक्निकल होंगे, उसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। किन मध्यकालीन शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो ध्यान देना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आत्मकथा लिखने वाले शासक कौन कौन से, मैंने हमेशा बताया भी है पहले भी, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं लिखा, तो तदनुसार ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक और हुमायूं, तो हुमायूं ने नहीं लिखी, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, तो ये वाला विकल्प भी ठीक नहीं है ना। आपको पता चल रहा है हुमायूं की हुमायूंनामा, तो वो गुलबदन बेगम की है, ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने लिखी, बिल्कुल ठीक है। बाबर ने तुझो के बाबरी लिखी, ठीक है, लेकिन अकबर निरक्षर माना जाता है उसको, उसने लिखा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो अब यहां पर तद अनुसार डी वाला विकल्प सही है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, फिर बाबर की आत्मकथा, और फिर तुझो के जहांगीर की आत्मकथा। और ये पूछा गया कि जहांगीर की आत्मकथा को किन्होंने आगे बढ़ाया, मोहम्मद खान ने आगे बढ़ाया, और फिर फाइनली हफ्दी खान ने या हादी खान ने इसको पूरा किया। और इस कथन को देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, और ये स्टेटमेंट है किसने, अपने अमीर महमद खान की पोशाक को यह कहते हुए बताया कि वह दरबार के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है, और उसे उसके जो पजामे को नीचे से कुछ इंच छोटा करवाने का निर्देश दिया गया। और उसने ये घोषणा की कि मर्दों को सादे सफेद कपड़े पहनने चाहिए, सजने धजने का काम महिलाओं का है। पहली बात तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि किसने दरबार में पुरुषों के लिए, अपने अमीरों के लिए सादे वस्त्र पहनने की एक ड्रेस प्रोटोकॉल लागू किया, पजामे की लंबाई निश्चित कर दी, दाढ़ी की लंबाई निश्चित कर दी। आपको शायद पता है मुहत्सिबों की नियुक्ति की, औरंगजेब के बारे में बात हो रही है। तो तदनुसार यहां पर जो सही ऑप्शन है वो औरंगजेब है ना। और आपको यह भी पता है कि ऐसा भी लिखा गया है कि किसने अपनी युवावस्था में, किस मुगल राजकुमार ने अपनी युवावस्था में राजकुमारों की पोशाक उतार दी और उसने सूफी फकीरों जैसे सूती वस्त्रों को धारण कर लिया, वो औरंगजेब है। शाही दरवेश कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो बढ़िया बात है, औरंगजेब की बात हो रही है। और हम लोग आगे बढ़े, और इसके पहले विनम्रता पूर्वक एक बार फिर से सूचना दे रहे हैं, हमेशा की तरह बताना चाहता हूं कि हम लोगों के कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, जो 3000 प्रश्नों का ये संकलन है प्राचीन इतिहास के लिए। 3000 प्रश्नों का संकलन अमृत संजीवनी के नाम से प्रकाशित हुआ है, टॉपिक वाइज है, हजारों छात्रों ने इसको मंगाया है। और एलटी के लिहाज से, पीजीटी और टीजीटी के लिहाज से ये प्रैक्टिस सेट बहुत 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 प्रामाणिक और बहुत उपादेय साबित हो सकते हैं। आपके रिवीजन में बहुत पर्याप्त समय है, अक्टूबर और दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हैं, तो इसको देखिएगा। और ये मेडवल इंडिया का हम लोगों का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का संकलन है, इसमें टॉपिक वाइज है, और बढ़िया से इसमें चीजों को, जो कठिन प्रश्न है उनको एक्सप्लेन किया गया है। और ठीक इसी तरह हमारा ये मेडवल इंडिया का अमृत मंजरी के नाम से आया है, इसमें 2000 प्रश्न है।
ध्यान दीजिएगा। और टॉपिक वाइज है, बार बार कह रहा हूं, बहुत चुनिंदा और बहुत बेहतरीन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, आप देख पा रहे हैं। और अगर आप ये तीनों अलग अलग 7,500 प्रश्नों का पैकेज ना लेना चाहें तो लगभग 3400 प्रश्नों का एक कंबाइंड पैकेज है। ये अमृत कलश के नाम से है। आप चाहें तो इसको भी मंगा सकते हैं। कोई भी एक पुस्तिका जो आपको जरूरत हो आपके अध्ययन में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई भी पुस्तिका आप प्रैक्टिस सेट आप अपने लिए मंगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 19वीं शताब्दी के दौर स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आजमगढ़ घोषणा किससे संबंधित है? 19वीं शताब्दी के दौर में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आजमगढ़ घोषणा किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय अधिनियम, 1857 के विद्रोह से, या फिर मोपला विद्रोह से, या फिर पाबना विद्रोह से? ध्यान दीजिएगा और गलती ना हो। और मुझे लगता है हो सकता है ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, और विशेष तौर पे एलटी और पीजीटी के लिहाज से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जवाब है 1857 के विद्रोह से। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आप कहेंगे सर 1857 के विद्रोह से संबंधित है तो कुछ थोड़ी डिटेल और दे दीजिए। तो ये लिखा हुआ है कि आजमगढ़ घोषणा 1857 के विद्रोह के दौरान प्रकाशित हुई थी। इसका लेखक संभवतः मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पौत्र फिरोज था। लखनऊ और अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विद्रोहियों का प्रमुख लक्ष्य मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पूर्ण रूप से सत्ता में वापस लाना था। तो ये आजमगढ़ घोषणा का जो संबंध है वो 1857 के विद्रोह से है। देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजा राम मोहन रॉय को किसने पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुवा घोषित किया? विश्व के आंदोलनों का अगुवा घोषित किया सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, या फिर CF एंड्रूज हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा, गलती हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो सही जवाब है वो है CF एंड्रूज, है ना। पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुवा घोषित किया किन्हें? राजा राम मोहन राय को। किसने? CF एंड्रूज ने। तो थोड़ी सी डिटेल्स इसमें और है, आप देखिएगा। और ये कह रहे हैं दीन बंधु CF एंड्रूज ने, तो दीन बंधु भी उपाधि है, CF एंड्रूज की उपाधि दीन बंधु, देश बंधु किसकी है आपको पता है। तो उन्हें पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुवा कहा, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में 11 नवंबर 1905 को कोलकाता में 10,000 छात्रों की एक विशाल सभा किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक बात और विनम्रता पूर्वक आपको हम बता दें कि अभी RO और ARO का पेपर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, हमें लगता है हुआ 15 दिन पहले लगभग हुआ है। और उसमें इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आप ये समझ लीजिए कुछ प्रश्न तो हूबहू एज इट इज आपकी टेस्ट सीरीज से आए हैं, एज इट इज आपकी टेस्ट सीरीज से आए हैं। अन्य विकल्पों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रश्नों के नेचर की बात कर रहा हूं, प्रश्नों की बात कर रहा हूं, वो एज इट इज पूछे गए। मैं नहीं जानता कि आने वाली परीक्षाओं में आपकी ये टेस्ट सीरीज कितनी मदद करेगी, लेकिन इतनी प्रामाणिकता और इतने जद्दोजहद के साथ इसको तैयार किया गया है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। आपके रिवीजन में अगर ये क्लास 10 प्रश्नों में निर्णायक रोल प्ले करती है तो आपके सिलेक्शन में एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिलहाल ये देखिएगा। और ये कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो सभा बुलाई गई थी, कहां बुलाई गई थी? ये आपको पता है, कोलकाता में बुलाई गई थी। किस तारीख को बुलाई गई थी ये भी आपको पता है, यहाँ पे लिख रहा है 11 नवंबर 1905, है ना। किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई थी? तो यहाँ पर गलती हो सकती है, और अगर आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी चुन रहे हैं तो गलत है, और ये आशुतोष चौधरी हैं, ठीक है ना। बढ़िया बात है, इसको देखिएगा। और अगले प्रश्न को देख लीजिए। आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? किस मतलब संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। गांधी पर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रभाव शुरू में पड़ा? प्रणामी पंथ है, थियोसॉफिस्ट हैं, या फिर हरिदासी संप्रदाय है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि अगर किसी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है गांधी पर
तो अगर आप यहाँ पे क्या जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर हरिदासी संप्रदाय को चुन रहे हैं सर, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रणामी पंथ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को लेकर हम लोग हमेशा रहते हैं। और गांधी स्पेशल हमने आपको 500 प्रश्न दिए हैं लगभग, और आपकी जो ये अमृत मंजरी है इसमें भी गांधी एक अलग टॉपिक है पूरा। इसमें जो ये मंजरी है हम लोगों की मॉडर्न इंडिया की, इसमें गांधी एक अलग से पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि एलटी में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, सुभाष भी हैं, स्पेशल तिलक भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सुभाष और तिलक स्पेशल अलग से हैं, गांधी अलग से हैं। और कभी कभार बेहतर होगा आप इसमें टैगोर और गोखले को भी शामिल कर लीजिए। टैगोर, गोखले, और एक नाम और मैं बता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर को शामिल कर लीजिए। कम से कम इतने चिंतकों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चिंतक हैं इनसे लगातार कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपको आसानी से मिलेंगे नहीं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कराएंगे। और अभी हमारी एनसीईआरटी की एक कलेक्शन और ये सब कुछ थोड़ा रिवाइव हो करके आपको मिलेगा स्पेशल। उसमें सुभाष भी होंगे, उसमें तिलक भी होंगे, उसमें टैगोर भी होंगे, उसमें अंबेडकर भी होंगे, सब होंगे। तो फिलहाल अगले प्रश्न को देखिएगा। अब ये प्रणामी पंथ आपने कहा सर ये क्या हो सकता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप डिटेल देख लीजिए। प्रणामी संप्रदाय दो धर्मों को लेकर के बना है। कौन सा है? हिंदू और इस्लाम धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको मिला के अनुसरण करता है। महात्मा गांधी का जन्म प्रणामी परिवार में हुआ था और वे इसी विचारधारा से प्रेरित थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने लिखा है क्या, मेरा परिवार प्रणामी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले ही हम जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हमारे मंदिर का पुजारी कुरान और गीता दोनों पढ़ा करता था। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कौन सा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है इसकी बजाय यह महत्वपूर्ण था कि ईश्वर की आराधना की जा रही है। तो प्रणामी पंथ में ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि प्रणामी पंथ में यह बताइए कि किन दो संप्रदायों की मान्यताओं का मेल है, तो वो हिंदुत्व और इस्लाम की मान्यताओं का सम्मिलन है। और फिर आप पढ़ते हैं आगे कि गांधी का एक प्रिय भजन भी था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये बढ़िया बात है, बड़े बेहतरीन प्रश्न हमेशा की तरह है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग मिलते रहे, लगातार कक्षाएं हम लोगों की चलती रहे, परीक्षा में रिवीजन चलता रहे, एनसीईआरटी की हम लोगों की जो श्रृंखला है वो चलती रहे, रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहे, और हम लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आगे फाइनल मुकाम तक हम लोग पहुंचे। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये पता है। भारत के संवैधानिक इतिहास की युग प्रवर्तक घटना थी। ये किसने कहा है? सरोजिनी नायडू हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर के.एम. मुंशी हैं, या फिर वल्लभ भाई पटेल हैं। और मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को शायद कर पाए, और लेकिन सरोजिनी नायडू को मत चुनिएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहां पर आपकी उम्मीद के विपरीत ये जवाब है के.एम. मुंशी, ये जवाब है के.एम. मुंशी, है ना। तो कुल मिला के आपने जितने भी प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें ढेर सारे प्रश्नों को एडिशनल रिमार्क के तौर पर हमने शामिल किया है, ताकि 15 प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो 15 में आप लगभग 3 गुना आप ऐसे कर दीजिए। 45 से 50 सूचनाएं मैंने आपको दी हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ये कुछ प्रैक्टिस सेट हैं। अमृत मंजरी आप देख रहे हैं, आधुनिक भारत का है, 2000 प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज है। मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, जैसा आप क्लास में देख पाते हैं। और ठीक अमृत संजीवनी है, आप देख पा रहे हैं। और ये टॉपिक वाइज है, 3000 प्रश्नों का संकलन है। इन पुस्तकों को आप चाहे तो अपने रिवीजन की प्रक्रिया में, अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, इन पुस्तकों के बारे में आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाएं, उसके पहले मुझे लगता है कि क्लास को समाप्त करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग रात को 9:30 बजे मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे लगातार, हफ्ते में 3 दिन कम से कम मिलते रहेंगे। और अगर ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है 9:30 बजे, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम पीछे भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्लास कैसी लगी आप रिमार्क में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी मदद मिलेगी आपको परीक्षा में। आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं, इतनी देर तक आप क्लास में बैठे, बहुत हार्दिक आभार। विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।